Unfortunately, the bar of this country, even judges, did not protest strongly against reduction in powers and jurisdiction of the civil courts. ये बताकर कि सिविल कोर्ट में प्रोसीजर के वजह से डिलेज बहुत हो रहे हैं, पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, तो हम एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, हम प्रॉब्लम्स, मतलब हमारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम से वर्स होता है कि हमने, और फिर एग्जीक्यूटिव ने इसे एक मौके के तौर पर देखा एंड स्टार्टेड इंटरफियरिंग बाय क्रिएटिंग ट्रिब्यूनल्स. 1995 is one such way. The executive then removed the civil courts, revenue courts entirely from the jurisdiction under this act and created a tribunal. तो ऐसा कहा जाता है, वाकया था कि मतलब ये प्रोफेट मोहम्मद के जब he was alive, one disciple asked him this question and then the waqf started. The whole concept of waqf didn't come later on, but it originated with Prophet Muhammad himself. तो a question was put to him कि मैं इस लैंड का क्या अच्छा इस्तेमाल क्या कर सकता हूँ. तो उन्होंने कहा था आप इसको समाज के हित के लिए मतलब दे दीजिए. एंड दैट इज़ हाउ वक़्फ स्टार्टेड. यहाँ क्या कहा है कि आपने ऑलमाइटी को डेडिकेट कर दिया. अरे उसका ही था, आप उसको कैसे दे रहे हो? कब आप उससे ले ही नहीं सकते थे कभी. यू आर अंडर इल्यूजन कि आपका है. दैट में वर्क अगेंस्ट अनदर ह्यूमन. मैं दूसरे आदमी को बोल सकता हूँ ये मेरा है, तुम मत आना, लेकिन ये हमेशा उसका ही था. आप उस कौन होते उसको डेडिकेट करने वाले? लेकिन वो ऐसा अपना उनका एक राय है, एक बिलीफ है कि हम डेडिकेट कर रहे हैं, और उसको डेडिकेट करने के वजह से देन व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स अ प्रॉपर्टी इन परपिचुइटी. मीन्स द ओनरशिप बिकम्स ओनरशिप इन परपिचुइटी. प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल. करेक्ट. हमने तब ऐसा नहीं कहा आई द हिंदू, ही द मुस्लिम एंड एक्स द सिख गिव अस अ कॉन्स्टिट्यूशन. नो, वी द पीपल एज इंडिविजुअल्स केम टुगेदर एंड गेव अस कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके बाद आपने क्या किया, आपने रिलीजियस लाइन पे अगर एक ही कम्युनिटी को अपीज करने के लिए या कोई मैसेज भेजने के तौर पे अगर आप प्रिविलेजेस और स्पेशल प्रोविजंस कर रहे हैं जो दूसरे कम्युनिटीज़ को आप नहीं दे रहे हो, तो इसके चलते यू आर डिवाइडिंग द कम्युनिटी अगेन. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट के पार्ट 2 में. दोस्तों, आपने हमारे पॉडकास्ट का पार्ट 1 सुना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं. और अगर आपने इस पॉडकास्ट के पार्ट 1 को बहुत बारीकी से समझा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इस पॉडकास्ट के पार्ट 1 में कहीं भी अपने ओपिनियंस आपके ऊपर या किसी के ऊपर थोपे नहीं हैं. हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक्ट में ये लिखा गया है और इसको किस तरीके से समझा जाना चाहिए. तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 सुनते हैं. और आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपको कई ऐसी जानकारी मिलेंगी, कई ऐसी बातें पता चलेंगी जिसको सुन के समझ के आपको ये पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है. तो आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 सुनते हैं. धन्यवाद दोस्तों. अब मैं अगला जो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है उस पर आता हूँ. सेक्शन 85, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एंड एनी अदर अथॉरिटी. नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई इन एनी सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एनी अदर अथॉरिटी in respect of any dispute, question or other matter relating to any waqf property or other matter which is required by or under this act to be determined by a tribunal. तो मतलब आप सीधे तौर पे ये कह रहे हो कि हम किसी कोर्ट को नहीं मानेंगे? मानेंगे नहीं, ये एज अ वकील इन शब्दों का तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा. ओके. Our country from the Indira Gandhi's era has got into the tribunalization mode, और हमने काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स बनाना शुरू कर दिए. Unfortunately, the bar of this country, even judges, did not protest strongly against reduction in powers and jurisdiction of the civil courts.
ये बताकर कि सिविल कोर्ट में प्रोसीजर के वजह से डिलेज बहुत हो रहे हैं, पेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, तो हम एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, हम प्रॉब्लम्स, मतलब हमारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम से वर्स होता है कि हमने, और फिर एग्जीक्यूटिव ने इसे एक मौके के तौर पर देखा एंड स्टार्टेड इंटरफियरिंग बाय क्रिएटिंग ट्रिब्यूनल्स. 1995 is one such way. The executive then removed the civil courts, revenue courts from entirely from the jurisdiction under this act and created a tribunal. और मैंने आपको वो ट्रिब्यूनल का भी बताया बिल्कुल कि वहाँ पे who will be sitting as a judge in that tribunal. तो एंड व्हाट इज स्पेशल, सी अगर आप कोई टैक्स का सब्जेक्ट लेते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो द रीज़न विच वॉज गिवन इनिशियली फॉर नॉट जस्ट पेंडेंसी एंड डिलेज, द रीज़न गिवन वॉज देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज. सो एडिशन ऑफ अ मेंबर having expertise or special knowledge of that field will help in dispensation of justice. और इसलिए ट्रिब्यूनल की बात आपने छेड़ी थी. आज आपको मैं बोलता हूँ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के बाद फॉर अ सब्जेक्ट लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच ऑल्सो कवर्स पेटेंट लॉ विच इज़ अ हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट, उसके लिए आपने ट्रिब्यूनल जो था उसे एबोलिश कर दिया. उसके सब मैटर्स अभी हाई कोर्ट में आते हैं और या सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, कमर्शियल डिवीजन कोर्ट्स में. और ये सब्जेक्ट के लिए विच इज़ व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वफ, what you are doing is you are determining whether a property, what is the nature of the property, whether it is work property or not, and then whether the work is being properly run, administered or not. तो इन चीज़ों का जो बाकी कम्युनिटीज़ में चैरिटी कमिश्नर के अंडर काम हो रहा है, वहाँ तो आपने ऐसे स्पेशल ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाए, लेकिन आपको ज़रूरत लगी इसी एक्ट के कानून के अंडर कि ये स्पेशल ट्रिब्यूनल हो. देयर इज अ टर्मिनोलॉजी जो इसको वक्फ बाय यूज़र कहा जाता है. ओके तो जो मैं लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ वो ये है कि वक्फ बाय यूज़र को एक लीगल स्टैंडिंग दिया गया है, बट एट द सेम टाइम जो हिंदू लॉ है उसमें एक और टर्मिनोलॉजी है एंडोमेंट बाय यूज़र, जिसको लीगल स्टैंडिंग नहीं दिया जा रहा है. तो ये भी बताइए कि उसको लीगल स्टैंडिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है और वक्फ बाय यूज़र क्या होता है. I will first address Waqf by user, and then I would personally prefer not to make it a comparison between Hindu and Muslim provisions. Okay. I have a different take, in fact, on this subject, and I will give the reason for that. बताइए. अब वफ़ बाय यूज़र, वफ़ की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 3 में दी है एक्ट में. उसमें उन्होंने कहा है कि बेसिक वफ़ का मतलब था अंडर इस्लामिक लॉ इज़ दैट आई एज अ बिलीवर, आई एज अ मुस्लिम feel that, suppose I feel that what should I do with the property, I have a feeling that I should give it for the greater benefit of the society, community. तो ऐसा कहा जाता है. वाक़या था कि मतलब ये प्रोफेट मोहम्मद के जब ही वॉज अलाइव, one disciple asked him this question and then the waqf started. The whole concept of waqf didn't come later on, but it originated with Prophet Muhammad himself. तो a question was put to him कि मैं इस लैंड का क्या अच्छा इस्तेमाल क्या कर सकता हूँ. तो उन्होंने कहा था आप इसको समाज के हित के लिए मतलब दे दीजिए. and that is how waqf started. Okay. So waqf is what? A permanent dedication by any person of a property. It may be movable or immovable. तो शेयर स्टॉक्स भी हो सकते हैं. ओके. इट नीड नॉट बी अ लैंड और अ बिल्डिंग ओनली. अच्छा. सो परमानेंट डेडिकेशन मतलब मैं अपना कुछ उसमें हक एक ओनर के तौर पे या किसी भी तौर पे अपना हक नहीं रख रहा हूँ, मैं उसे ऑलमाइटी अल्लाह के लिए दे रहा हूँ जी. और उसका इस्तेमाल इट विल बी आइदर फॉर रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस. तो अंडर द एक्ट ये थ्री वर्ड्स यूज़ किए हैं. तो इस्लाम को जो कबूल होंगे ऐसे जो पायस, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस है जिनको मान्यता होगी उस इस्लाम के कानून में और धर्म में,
उन चीज़ों के लिए मैं परमानेंटली अपनी जायदाद, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ताकि उसमें से जो भी इनकम आएगी, प्रॉफिट मिलेगा, अगर मेरे शेयर्स होंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, तो उसका इस्तेमाल गरीबों के लिए हो, शायद रमज़ान में गरीबों को खाना खिलाने के लिए होगा, या स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, रिलीजियस ट्रैवलर्स होते हैं, उनको रुकने के लिए कोई जगह बनाना है, तो उन चीज़ों के लिए मैं प्रावधान करता हूँ, तो उसे वक्फ कहा जाता है। अब हाँ, इसमें कानून बनाते वक्त आवर लेजिस्लेचर इन देयर विजडम, और व्हाट आई कैन से इन maybe because of the pressure groups and influences, they went a step further and they defined waqf by user, saying that अगर किसी जगह का धर्म के लिए, इस्लामिक धर्म के लिए, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए हो या एज अ दरगाह वगैरह, अगर इस्तेमाल होता है, उसे किसी ने डेडिकेट नहीं किया है कि ये वक्फ है बोलकर, बस इस्तेमाल हो रहा है और काफ़ी सालों से चल रहा है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ वक्फ। ख़ास बात यह है कि ठीक है, अगर इस्तेमाल हो रहा है काफ़ी सालों से, तो उसे एक दैट हैज़ गॉट द फॉर्म और कलर ऑफ दैट प्रॉपर्टी हैज़ बिकम रिलीजियस पर्पज़। लेकिन आपने उसमें ये भी प्रावधान किया कि इवन इफ़ फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स इट हैज़ सीज्ड टू बी यूज्ड एज सच, मतलब इट हैज़ बिकम एन अबेंडेंड रूइंड प्लेस, येट इट विल कंटिन्यू टू बी अ वक्फ। तो मैं 50 साल बाद भी आके वक्फ बोर्ड बोल सकता है कि सुनिए, कोई कागज़ हमें मिल गया 100 साल पहले, 50 साल पहले, ये इस्तेमाल होता था इस रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है, हमने लिस्ट में डाल दिया। बोर्ड इज़ विद इन इट्स पावर्स टू डू दैट। बिल्कुल। तो ये जो हमने राइट दिए हैं अभी, द सोसाइटी इज़ वेरी डायनेमिक बिकॉज ऑफ माइग्रेशन एंड एनी पर्पज़, द प्रॉपर्टी सी अल्टीमेटली ये सब ह्यूमन माइंड से आया है कि मैंने प्रॉपर्टी कमाई। आप ऐसा भी कहते हो, उस धर्म में भी है और बाकी धर्म में भी है, कि हम मुसाफिर हैं। बिल्कुल। वी डोंट ओन एनीथिंग हियर, हम एक मुसाफिर है, पल दो पल की ज़िंदगी है, ये भी कहते हैं हम, कि हम तो, अरे हमें ये हमारा आखिरी ठिकाना नहीं है, हम एज अ ट्रैवलर, एज अ गेस्ट आए हैं, 2 दिन की ज़िंदगी मिली है, अच्छे से जीना है और आगे हमारा कहीं और मुकाम है। ये उस धर्म में भी कहा है, उस धर्म के स्कॉलर्स भी कहते हैं, बाकी धर्मों में भी कहा है। तो आपने उसमें क्या किया, आपने अपने इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करके प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तो डेवलप की, प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलप करके आप डेडिकेट कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ अगर आप कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि समाज के मदद और आधार के बिना मैं ग्रो नहीं हो सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल। आई कांट लिव एन आइसोलेटेड लाइफ एंड स्टिल ग्रो एंड सक्सीड इन द सोसाइटी. So I have an obligation to give back to the society. That is a general good feeling which any person may, a good person may have. Nothing wrong with that. यहाँ क्या कहा है कि आपने ऑलमाइटी को डेडिकेट कर दिया। अरे उसका ही था, आप उसको कैसे दे रहे हो? कब आप उससे ले ही नहीं सकते थे कभी. यू आर अंडर इल्यूजन कि आपका है. दैट में वर्क अगेंस्ट अनदर ह्यूमन. मैं दूसरे आदमी को बोल सकता हूँ ये मेरा है, तुम मत आना, लेकिन ये हमेशा उसका ही था. आप उस कौन होते उसको डेडिकेट करने वाले? लेकिन वो ऐसा अपना उनका एक राय है, एक बिलीफ है कि हम डेडिकेट कर रहे हैं, और उसको डेडिकेट करने के वजह से देन व्हाट हैपन्स इज इट बिकम्स अ प्रॉपर्टी इन परपिचुइटी. मीन्स द ओनरशिप बिकम्स ओनरशिप इन परपिचुइटी, हमेशा के लिए. हमेशा के लिए. तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ. तो इवन इफ वी स्टॉप यूजिंग इट, it doesn't cease to be a waqf. That's how you end it to that definition. And therefore, even after 100, 200 years, if people have been, of other communities are living there, or even if poor people of their community are living there, have established businesses, and the life moves on, goes on, but still someday Waqf board can come and say, look, sorry, you may be enjoying this property for 100 years, but this was a waqf, so this will be a waqf, we can throw you out. So you have made this law, and as you have said, if we see the history, when it comes to other religions, or the unfortunate reality of our entire human history is domination by one religion, one aggressive religion of another religion. So
दैट अदर रिलीजन्स गॉड्स, दैट अदर रिलीजन्स बिलीव्स मायने नहीं रखते इतना हमें. वी डोंट से कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, वी डोंट से वंस अ चर्च ऑलवेज अ चर्च, बट समहाउ फॉर one particular dominant aggressive community, if it has its way and has its say, you are ready to give in, you are ready to concede and accept that position. uh, with this, I would like to only say that a person in his personal life may have any belief and he may entertain, follow that belief. लेकिन आप जब गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हो, एक सेक्युलर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हो, और इन सब कंसेप्ट्स को आप प्रोटेक्शन प्रमोशन दे रहे हो, बिकॉज गवर्नमेंट इज फंडिंग इट. वी सॉ for not just for survey but for other purposes also, government has completely entrenched and got involved in ensuring that WAF council gets proper funds, works properly, any administrative issues. So the government machinery is so much involved, the salaries are to be paid by the government, and you are in a way protecting properties of a particular religion which is benefiting the growth of a particular religion. In a secular country, the government should have minimum role in any organized religion's affair. बिल्कुल. I would not say Muslim, Hindu or Christian. It should be at a distance from all organized religions and not help even indirectly promote a particular religion at the cost of other religion. So that is the thing with this act, which I believe the legislature has gone completely wrong in its priorities. ओके, तो सेक्शन 108 पे आते हैं. सेक्शन 108 इज अबाउट एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. ओके, तो आप इसमें ओवरराइडिंग क्यों इस्तेमाल किया गया वो भी समझाइए, मैं पढ़ के बताता हूँ. द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनी इनकंसिस्टेंट therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act. See, this is not the first legislation which has such provision. Okay. कुछ एक्ट में ऐसे प्रावधान है कि when the legislature wants to give, see, we have a web of law. There are so many laws which may govern one field, any field. तो अभी एक पीसमिल मैनर में हम जब डील करते हैं एक प्रॉब्लम से और एक नया एक्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, लेकिन उस प्रॉब्लम का नेचर ऐसा होगा कि शायद और 4 कानून का भी उसमें कुछ इन्फ्लुएंस आता होगा. ये तभी रियलाइज़ होता है काफ़ी बार जब कोर्ट में लिटिगेशन जाता है. तो इन सच केसेस द लेजिस्लेचर मेक्स अ प्रोविजन. द लेजिस्लेचर वेन एवर इट फील्स कि इस एक्ट को मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को, देन सच ओवर राइडिंग इफेक्ट इज़ गिवन. वॉट दिस प्रोविजन मीन्स इज़ कि सपोज जनरल लॉ में या किसी और लॉ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन भी मिलती है, तो बिकॉज ऑफ दिस ओवरराइडिंग प्रोविजन द सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट विल प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर लॉज, like the General Trust Act, the Endowments Law, or the General Civil Procedure Code, or there may be n number of instances of laws which may come in conflict with some sections in these laws. तो उन्होंने दिया है कि इसको रिजॉल्व कैसा करना चाहिए, तो अब काफ़ी बार कोर्ट ही डिसाइड करता है. देर आर वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इट्स होल साइंस एंड थेरी इज देयर. लेकिन इसमें लेजिस्लेचर ने बोल दिया है कि आप उस इंटरप्रिटेशन एक्सरसाइज में ज़्यादा जाइए मत, इस एक्ट को आपको प्रायोरिटी देना है. ये सुप्रीम प्रायोरिटी देना. हाँ, ये लेजिस्लेचर ने बोला है कि वी आर गोइंग टू गिव सुप्रीम प्रायोरिटी टू दिस. सो एज एन इंटरप्रिटर ऑफ द लॉ द कोर्ट हैज़ टू फॉलो व्हाट द लेजिस्लेचर हैज़ सेड. और उसमें एक खास बात मैं और एक बोलना चाहता हूँ इस कानून के संबंध में. इसमें पार्टीशन की बात हुई थी, 1954 एक्ट का बैकग्राउंड वो था, और तब पार्टीशन के वक्त काफ़ी सारे लोग माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान को, हज़ारों लाखों की संख्या में. अब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी तो थी,
प्रॉपर्टी तो लेके नहीं जा सकते थे. So they had given up on this country and they could not take their land with them. But some of them had created waqfs also. It is possible. अभी ये जो इवैक्यूई प्रॉपर्टीज़ कहा जाता था इनको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो कि मोस्ट लॉजिकल है, कि वी विल हैव अ कस्टडियन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द रोल ऑफ कस्टडियन एंड ऑल द पावर्स ओवर सच प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं रहा. तो आप उसको ऐसे ही एनक्रोच कैसे होने देंगे? एनक्रोचमेंट्स हमारे यहाँ पे तुरंत हो जाते हैं. आप सोचिए, एक आम नागरिक के तौर पे, अगर मैं अपना गांव छोड़ के बड़े शहर में अपने नौकरी के चक्कर में, बिजनेस कारोबार के चक्कर में मुझे आना पड़ता है, आता हूँ फॉर माई सक्सेस, तो मेरी गांव में जो ज़मीन होगी, प्रॉपर्टी होगी, अगर उसको देखने वाला कोई नहीं होगा तो एनक्रोचमेंट ये कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ पे. बिल्कुल. तो हमें एक आम नागरिक को तो लिटिगेशन लड़ना पड़ता है, लेकिन तब उनका भी मालिक नहीं था, वो तो छोड़ के गए थे और वो तो वापस आने भी नहीं वाले थे, उन्होंने तो देश को ही त्याग दिया था. बिल्कुल. तो अब इनकी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया कि गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया इस एक्ट में कि, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे गई और उन्होंने कहा कि देखो ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ है तो वक्फ बोर्ड को दे दो ना. तो द लेजिस्लेचर, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ प्रोविज़न कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी होगी, जो सर्वे में या अदरवाइज पता चलेगी, वो सभी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी. दैट विल बी गिवन टू द वक्फ बोर्ड सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. Now the whole approach is empowering or improving the status of a particular community on religious lines through this Waqf institution, which is a very medieval idea. बिल्कुल. See, because then you are accepting a dominant role of religion in determining the fate of the community. जब धर्म ही हमारा आधार था और धर्म के अलावा शायद कानून भी नहीं था, हमारा मॉरल्स भी और कानून भी धर्म ही डिसाइड करता था, तब ये शायद स्वाभाविक भी होगा. बट वी हैव एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ कम्युनिटी, ह्यूमंस, वी हैव प्रोग्रेस्ड मच, वी हैव प्रोग्रेस और वॉट एवर यू मे से, बट वी हैव कम टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू अ स्टेज वेयर वी हैव सेक्युलर लॉज governing the society, and religion has its own role as a personal choice calling. You may give preference to any religion and believe in its teachings and follow it. There is complete freedom under the constitution also. But see, freedom of religion is there and freedom from religion is also there. So you can be a atheist also. पहले तो ऐसा था कि अगर आप धर्म त्याग देते हो तो आपको मृत्युदंड की प्रोविजन थी, प्रावधान था वो. आज मृत्युदंड नहीं है, क्योंकि यू कैन बी ओपनली अथीस्ट पर्सन. बिल्कुल. एंड यू आर इक्वल टू एनी अदर रिलीजियस पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. यू कैन एस्पायर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और अ ब्यूरोक्रेट हियर. तो इस ज़माने में आप, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ आउटकम ऑफ अ रिग्रेसिव माइंड सेट इन टू अ सर्टन एक्सटेंट, कि आपने लोगों को फिर एक समुदाय के तौर पे, नॉट एज ए इंडिविजुअल, वी in fact the whole aim of constitution is to empower the individual, to look at people as an individual, and we are all unique. As an individual you are unique, you are different than me. Instead of appreciating that uniqueness, instead of supporting that individual, we went back to the medieval times by through this legislation, and what we have is, through the Waqf we will help the community to grow, we will help the community to get education through the Waqf, we will help the community to get some poor, we will help the poor through the Waqf. The government could have helped the poor through its schemes. There are many schemes. बिल्कुल. And see, अगर आप नल मतलब पानी का व्यवस्था करते हैं, सड़क बनाते हैं, बिजली का कनेक्शन देते हैं, तो आप हर भारतीय को देते हैं, उससे उसके विकास तो होता ही है ना. यू कैन एम्पावर हिम, यू कैन ब्रिंग प्रोग्रेस, नॉट ऑन रिलीजियस लाइन्स. इट नीड नॉट बी ऑन रिलीजियस लाइन्स एंड इट नीड नॉट बी थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. द वक्फ एक्ट isolates the community
compartmentalizes this community and takes us back to a regressive medieval era. दैट इज़ द, अगर आप, हमने जो सेक्शंस देखे हैं और भी कुछ सेक्शंस है, आप फिर उसे एक भारतीय के तौर पे नहीं, एक भारतीय मुसलमान के तौर पे देख रहे हो. और मैं तो कहूँगा आप मुसलमान के ही तौर पे देख रहे हो, भारतीय भी नहीं, क्योंकि आपने फिर इक्वल रखा होता सभी धर्मों के लिए, आपका समान कानून होता बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए. Not just minorities. Why minority and majority debate? When it comes to a Bharatiya, there is no majority and minority. It's Bilkul. just individuals collectively coming together to form a new society, a new India. Right. Under the constitution that we have adopted for ourselves. Preamble में लिखा है we the people. Correct. हमने तब ऐसा नहीं कहा I the Hindu, he the Muslim and X the Sikh give us a constitution. No, we the people as individuals came together and gave us constitution. और उसके बाद आपने क्या किया, आपने रिलीजियस लाइन पे अगर एक ही कम्युनिटी को अपीज़ करने के लिए या कोई मैसेज भेजने के तौर पे अगर आप प्रिविलेजेस और स्पेशल प्रोविजंस कर रहे हैं जो दूसरे कम्युनिटीज़ को आप नहीं दे रहे हो, तो इसके चलते यू आर डिवाइडिंग द कम्युनिटी अगेन इनटू डिफरेंट सेक्शंस ऑन रिलीजियस लाइन्स. You are creating vote banks for the politicians to manipulate and misuse them during the elections. And so the entire राजनीति पॉलिटिक्स इस देश में अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिशों के समय पे भी हमने देखा है दैट लेड टू पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन्स. द वोटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू व्हाट रिलीजन आई बिलोंग. एंड नंबर गेम का इंपॉर्टेंस आपने लाया कि नंबर जिसका ज़्यादा, जिसका नेता होगा उसको वो देश मिलेगा. आज भी आप उसी माइंडसेट में हो और उसी माइंडसेट से लेजिस्लेशन और पॉलिसीज़ अगर बना रहे हो तो आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है, और अगर ढूंढा भी है तो दैट इज़ वर्स देन द प्रॉब्लम. आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो मुझसे मिस आउट हो गया था, दैट इज सेक्शन 29. सेक्शन 29 कहता है कि पावर्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स एट्सेट्रा. इसका जो सब सेक्शन 1 है वो कहता है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ शाल, सब्जेक्ट टू conditions as may be prescribed, be entitled to all reasonable time to inspect in any public office any records, registers or other documents related to waqf or movable or immovable properties which are properties or are claimed to be properties. तो ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि गलत राइट्स दिए जा रहे हैं. प्लीज़ कमेंट ऑन दैट. मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, देखिए सही या गलत से ज़्यादा भी मैं कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस इट सेज कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हो एनी पब्लिक रिकॉर्ड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज़ क्लेम टू बी वक्फ. तो किसी ने क्लेम किया होगा which is still in dispute, which is still not decided कि whether it is a वक्फ or not. It may get decided either way. Finally पता चलेगा कि ये वक्फ नहीं है, तो भी वो डिटरमिन करने के लिए क्यों ना हो उसे अधिकार दिया है to that body and the officers कि you inspect any public record pertaining to that property. No one can deny you that. What concerns me as a citizen of this country is in 1995 act you gave this power, fine, लेकिन इस देश के नागरिक को जिन्होंने अपने स्वयं को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, like I said we the people have given us the constitution which is the mother of all laws and documents, like the entire system runs on the basis of constitution. उस नागरिक को राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए झगड़ना पड़ा, एक बड़ा स्ट्रगल हुआ, और फिर जाकर 2005 में कानून बनता है कि यस इस देश के नागरिक को अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का और इन्फॉर्मेशन मांगने का जो उससे पर्टेन करती होगी. तो उसके पहले अगर मेरे कॉलोनी में कोई सड़क बना है, उसमें कोई प्रॉब्लम अगर मुझे लगता है और मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये टेंडर कैसे दिया गया, कितने का टेंडर था, कितने का काम हुआ है, फिर इतना ख़राब काम क्यों नहीं हुआ है, ख़राब काम क्यों हुआ है, ऐसा अगर मेरा कोई भी सवाल हो, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए,
तो मुझे वो अधिकार नहीं था 95 में, बिल्कुल। लेकिन आपने बोर्ड को दिया। आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन ये अधिकार नागरिकों को पहले देना चाहिए था, इनफैक्ट पहले दिन से देना चाहिए था, टू शो योर कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल हु यू आर सर्विंग। गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए है? गवर्नमेंट रूल करने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट इज टू सर्व द पीपल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। द पीपल आर द किंग, देर इज नो अदर किंग नाउ। वो गया जमाना राजा होने का। तो अगर पीपल आर द किंग, उनको वो जो अधिकार नहीं था, आपने बोर्ड को पहले दे दिया। और यही है, जब हम एक टारगेट करके डिसाइड करते हैं कि एक कम्युनिटी को हम कितना क्या कुछ ज़्यादा दे सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइन यू एम्पावर्ड। यू डिड नॉट एम्पावर द कॉमन मुस्लिम टू आस्क दैट क्वेश्चन। एक आम मुस्लिम नागरिक को भी अधिकार नहीं था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने तक। तो एज अ इंडिविजुअल आपने हमारे एम्पावरमेंट के बारे में नहीं सोचा। लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट्स ने राइट टू एजुकेशन, ये जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उसका प्रावधान बहुत शुरुआत से था, फिर भी प्राइमरी एजुकेशन का हक हमें 2009 का कानून बनने के बाद मिला। सर्व शिक्षा अभियान चला, उसके बाद 21वीं सदी आने के बाद हमने ये महसूस किया और हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो हर किसी को मिलना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स विच थैंक्स टू द colonial masters, the Britishers we had, and because of our leaders failed to get out of that colonial mindset, they continued with that colonial mindset कि हम community basis पे लोगों से डील करेंगे। इसलिए आप स्पेशल प्रिविलेज फॉर ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी फॉर वक्फ इंस्टीट्यूशंस आर देयर, लेकिन आम नागरिक के तौर पे प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, आम नागरिक के तौर पे बिजली नहीं है, आम नागरिक के तौर पे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ की कुछ बहुत ही बड़ी गलतियाँ हुई है। इसके चलते हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को भुलाकर मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइज रिलीजन्स में कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी हमने दिखाई। वी आर टू सेंटिमेंटल, इमोशनल एंड सेंसिटिव अबाउट रिलीजन। हमारे नेता तो कुछ ज़्यादा ही दिखाने में ज़ोर शोर से फिर आगे रहते हैं हर किसी के, और इसके चलते ऐसे एक्ट्स आते हैं फिर जो अपीजमेंट के बाद में आर क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इससे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस याद आया। एक्चुअली अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे तो ये फ़नी लगा था पहली बार जब मैंने सुना, बट फिर भी मैं इंटरेस्टिंग वर्ड पे फ़िलहाल अपने आप को खुश रख के आगे बढ़ता हूँ। एक साउथ इंडिया में टेम्पल है जो कि 1500 साल पुराना है, और हम सब जानते हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे कि इस्लाम जो है वो इंडिया में कुछ 1200 साल पहले लगभग आया हुआ है। पर ये केस बना था कि उन्होंने का मतलब वक्फ बोर्ड ने एक 1500 साल पुराने हिंदू टेम्पल के ऊपर क्लेम जताया था। तो इस केस में एक्चुअल क्या हुआ था और ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो जता पाए अपना क्लेम उसके ऊपर? See, in fact, I will thank the Waqf board for being overzealous. Okay. See, in their zeal, sometimes people commit mistakes. Institutions also commit mistakes. And that is how even the non-Muslims, other communities, really awakened for the first time that there is something serious in this. The whole debate surrounding this law really started in last few years. The act, as we discussed, started from 54, then there were major amendments and new act is 1995, and major amendments again criminalizing encroachments in 2013. Yet the debate has started in last few years only. There were cases filed, but it was very limited. Now, of course, it is funny for me also, but see, when that is still not decided to be a Waqf property, that is a matter of dispute. The resolution will happen. It will take its own time. वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है? See,
matters end only when Supreme Court decides. Like, of course, the parties have to litigate up to that. Only when the High Court or Supreme Court, wherever the parties take the matters up to, and a verdict comes, then it is final. What is interesting about this is, as you have rightly pointed out, that how can a community, because Waqf is a religious institution, a religion which came to India after the building of a temple, claims the land under the temple as their land. Now, the thing is, this imposition, we have never questioned that even how the Waqf under the new act and all its surveys and the powers given to Waqf board, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 2008 में कहा था कि इतनी सारी लाखों एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, विच मेक्स देम द थर्ड लार्जेस्ट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया. और ये 2008 की बात है, मतलब आज 24 में पता नहीं क्या होगा सिनारियो. मुझे नहीं पता है, तो बड़े ही होंगे, कम होने का कोई कारण नहीं है. लेकिन आफ्टर रेलवेज एंड आर्मी, the third position is held by Waqf board. Now Waqf board, this act excludes to completely private Muslim waqfs or trusts. So this is only the specific waqfs covered under the public waqfs covered under this act, which constitutes the which takes the third position in entire India of land ownership. एक कम्युनिटी के पास इतनी सारी ज़मीन गई भी कैसे? आपने किस मेहनत से कमाई? ये भी तो सवाल पूछना चाहिए. द कॉलोनाइजर्स, इन्वेडर्स केम टू दिस कंट्री, दे इन्वेडेड दिस कंट्री, बिकेम ओनर्स ऑफ दिस कंट्री, एंड देन दे गिव एज जागीर्स. द सल्तनेट्स, द मुगल्स स्टार्टेड गिविंग जागीर, काफ़ी सारे गांव, मतलब 10 गांव, 4 गांव ऐसे उन्होंने भेंट कर दिए. वो कौन थे? वो इन्वेडर्स थे, बाहर के थे, मालिक बन गए और ज़मीन बांट दी धर्म के प्रसार के लिए. और आज उसी आधार पे ये कहा जाता है कि नहीं, अब हमें मिली है ना, क्योंकि इट्स डेडिकेटेड टू द ऑलमाइटी. नाउ नो वन कैन टेक इट फ्रॉम द ऑलमाइटी. कौन है उतना बड़ा कि जो ऑलमाइटी से ज़मीन छीन ले? तो इट बिकम्स ऑलमाइटीज लैंड. सो वी कैन क्लेम, इवन बाद में भी क्यों ना दिया हो, लेकिन दिया है ना, तो हमारा हक बन गया. अभी गवर्नमेंट भी नहीं क्लेम कर सकता है. देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नमेंट ऑल्सो इन एक्वायरिंग वक्फ प्रॉपर्टीज इवन फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स विच आर मेंट अगेन फॉर पब्लिक बेनिफिट, बट रेस्ट्रिक्शंस आर पुट अंडर द एक्ट ऑन एक्वायरिंग वक्फ प्रॉपर्टीज. सो सेंसिटिवली वी आर डीलिंग विद दिस इशू कि हमने एक ऑर्गेनाइज रिलीजन को इतनी सारी पावर दे दी है, फॉरगेटिंग द पास्ट, कि these invaders, colonizers tried to impose an alien culture and values, religious system, legal system on this country, eradicating what was there previously. मैं नहीं कहता हूँ हर चीज़ अच्छी थी इस देश में, लेकिन ये जो डोमिनेशन का कल्चर है थ्रू एग्रेसर्स, थ्रू वॉर्स, कि हम अपना कुछ इम्पोज करेंगे दूसरे पे, इसे कहीं तो ख़त्म करने की ज़रूरत है. और इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो चेन्नई के जो, मतलब तमिलनाडु की जो लड़ाई है, उसकी अहमियत इस दृष्टि से भी बहुत रखती है कि वी कॉल आउट द इन्वेडर्स एंड ऑपरेसर्स एंड दिस होल mechanism of imposing themselves on others. This has to be called out, this has to stop, and therefore we have to raise voice against such aggression. ओके, तो मैं आज आपसे ये विनती करूँगा कि एक लॉयर होने के नाते आप जब कोर्ट रूम में अपनी केस रखते हैं, तो आप जो ऑनररी जज होते हैं उनके सामने अपना एक क्लोजिंग स्टेटमेंट रखते हैं. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 या 2 मिनट के समय में अपना इस टॉपिक के ऊपर क्लोजिंग स्टेटमेंट या क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट, अगर मैं कह सकता हूँ, रखें, तो वो क्या होगा? मैं एज अ लॉयर ही अपनी बात रखूँगा, एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात रखूँगा, विच विल कवर इवन एन अथीस्ट. ओके. एक हिंदू के तौर पे नहीं, नॉन मुस्लिम के भी तौर पे नहीं. ओके. मैं चाहता हूँ कि हमारा लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट
और इसके लिए समाज में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। आपके पॉडकास्ट का मैं इसीलिए सराहना करता हूँ कि आपने इस विषय को चुना है। It is necessary to make people aware that they should start living as Bharatiyas first, as citizens of this country on equal terms. And there should not be a competition and bargain to get a special treatment based on religion for any community, which is what is reflected in this Waqf Act. जी Waqf Act is a child of colonial mindset of the Britishers, which we continued unfortunately, but it has to stop now. Then only we can say that we have decolonized ourselves. We are out of the old mindset of the oppressors and the rulers, and there is a total revolution that we can bring only with the change of mindset. Otherwise, we will be short of revolution. ओके सो देशमुख सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारे जो व्यूवर्स हैं इनके कई सारे सवाल आएंगे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप फिर एक बार कभी समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आ पाएँ तो प्लीज़ ज़रूर आइए, ताकि हमारे जो व्यूवर्स के सवाल हैं, हो सकता है कि कई ऐसे लिटिगेंट्स हों जिनके कुछ सवाल हैं जहाँ पे उनको अपनी केसेस में आपके राय से कुछ मार्ग मिल पाए। ओके, तो आप ज़रूर आइएगा। इतनी ही विनंती के साथ आपसे मैं आज धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। Thank you. थैंक यू वेरी मच सर।